गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे YouTube चैनल प्ले विद मैथ बाय सुखविंदर सिंह में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हम आजकल मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस है उनकी सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। हमने इससे पहले वाली वीडियो में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज थी उसका पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास +1 के लिए सीरीज ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2। तो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर 3 चैप्टर कवर कर लिए थे, रिलेशन एंड फंक्शन, सेट्स और ट्रिग्नोमेट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करोगे, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक टर्म है आयोटा। आयोटा के बारे में आपको पता होना चाहिए। आयोटा क्या है आपके पास? आयोटा की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ -1। उसके बाद आप डिफरेंट पावर्स आयोटा की इजीली सॉल्व कर सकते हो, जैसे आयोटा स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, आयोटा की पावर 5 किसके इक्वल है? आयोटा। आयोटा की पावर 6 है -1, आयोटा की पावर 7 किसके इक्वल है? माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 8 किसके इक्वल है? 1। आयोटा की पावर 9 किसके इक्वल है? आयोटा, अप टू सो ऑन। तो आप देख रहे हो आपके पास जो 4 ही डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी आपको, चाहे कितने भी पावर आप करो, 4 डिफरेंट वैल्यूज ही मिलेंगे आयोटा की, या तो आयोटा या -1 या माइनस आयोटा या फिर +1। तो इन्हीं चीजों का यूज करके ना आपने आयोटा की डिफरेंट पावर्स को सोल्व करना है। तो इसी से रिलेटेड एक काफी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। आपने सिंपलीफाई करना है आयोटा रेज की पावर -39। तो कैसे सिंपलीफाई करोगे? सबसे पहले अगर आयोटा की पावर नेगेटिव है तो सबसे पहले उसको बनाओगे पॉजिटिव। तो कैसे बनाओगे पॉजिटिव? किसके इक्वल हो जाएगा? 1/आयोटा रेज की पावर 39। अब जैसे आपको पता है कि 4 का ब्लॉक बन रहे हैं आपके पास, 4 का ब्लॉक है आपके पास आयोटा की डिफरेंट पावर्स, तो 4 ही वैल्यूज मिलेंगे आपको, उससे अलग वैल्यू नहीं मिलेंगी। तो अगर आपको आयोटा की कोई भी पावर सोल्व करनी है तो हमेशा ध्यान रखोगे आप क्या करना है आपने, अगर 4 से बड़ी पावर है तो उसको पहले 4 से डिवाइड करोगे। जैसे 39 है, 39 को 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर देखो, रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको? 3। तो जो आयोटा की पावर 39 है वो इफेक्टिवली किसके इक्वल मिलेगी? जो 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचा है उसके इक्वल। तो 39 को 4 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर कितना बच गया? 3। तो आयोटा की पावर 39 इफेक्टिवली किसके इक्वल मिलेगा? आयोटा रेज़ टू द पावर 3, क्योंकि वहां पे आप देख रहे हो बार बार सेम वैल्यूज रिपीट हो रही है आपके पास। जैसे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा 6 की वैल्यू भी क्या है? -1, यानी कि आयोटा की पावर 6 और आयोटा स्क्वायर दोनों क्या है आपके पास? इक्वल है। तो अब आयोटा क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल है? माइनस आयोटा। देखो पावर्स को तो आपने सोल्व कर दिया, लेकिन यहां पर आंसर नहीं छोड़ना आपने। एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप आंसर की बात करो तो 2 चीजों का विशेष ध्यान रखो आप। एक तो डिनोमिनेटर के अंदर रूट नहीं होना चाहिए आपके पास जब भी आप फाइनल आंसर लिखो। दूसरा, डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा भी नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है डिनोमिनेटर से आयोटा गायब करना। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में माइनस आयोटा है, इसको गायब करना है। गायब करने का बिल्कुल आसान तरीका है जो कि आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का क्या करना है आपने? रैशनलाइजेशन। तो आप इजिली डिनोमिनेटर से आयोटा को खत्म कर सकते हो। और रैशनलाइजेशन की बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। अगर डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है तो क्या कैसे करोगे रैशनलाइजेशन? सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड। जो डिनोमिनेटर उसी से मल्टीप्लाई करोगे, उसी से डिवाइड। तो देखो क्या मिलेगा, ये ऊपर माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1, माइनस माइनस प्लस, तो क्या बच गया आंसर आपका? माइनस आयोटा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे फाइनल आंसर ये लिखना है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आ गया तो यही दिखाई देगा आपको आंसर। ऐसा नहीं कि 1/- आयोटा दिखाई देगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आपने क्या करना है? डिनोमिनेटर से आयोटा गायब करना है। तो इस तरीके से आप आयोटा की पावर को सोल्व कर सकते हो। 4 से डिवाइड करो पावर को और उसको सिंप्लीफाई करो। डिनोमिनेटर से आयोटा आपने गायब करना है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये था आपके पास आयोटा के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे दिखाई देंगे? z से आप रिप्रेजेंट करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिखाई देगा z = x प्लस आयोटा y टाइप का। आयोटा के बारे में तो आपने डिस्कशन कर लिया। x और y दोनों क्या है आपके पास? रियल नंबर्स। x को बोलोगे रियल पार्ट ऑफ z, और लिखोगे इसको ऐसे। y क्या है आपके पास? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और इसको लिखोगे ऐसे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 चीजों से मिलकर बना, एक तो रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कुछ सिंपल ऑपरेशंस हैं
सबसे पहले है आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट कैसे निकालोगे। कॉन्जुगेट, दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एक तो कॉन्जुगेट और एक मॉडुलस। तो कॉन्जुगेट नोटेशन ये है Z कॉन्जुगेट। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अगर कॉन्जुगेट लेना है, बिल्कुल आसान प्रोसेस है। क्या करोगे आप, आयोटा का साइन चेंज कर दो। जैसे आयोटा का साइन प्लस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस आयोटा y, ऐसे निकालोगे कॉन्जुगेट। ये जो नोटेशन है कॉन्जुगेट का है। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है मॉडुलस ऑफ Z। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालोगे, मॉडुलस ऑफ Z ये कैसे निकालोगे, ये नोटेशन है मॉडुलस का। तो मॉडुलस कैसे निकालोगे, जो रियल पार्ट है रियल पार्ट का स्क्वायर कर दो प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दो और उस सारे का स्क्वायर रूट। तो जो दो ऑपरेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, एक है कॉन्जुगेट और एक है मॉडुलस, इनसे रिलेटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी आप डिस्कस करोगे एग्जाम के लिए। ये बिल्कुल आसान था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार दिखाई दीजिए इस टाइप का। उसके बाद आपके पास एक और अच्छा क्वेश्चन है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। क्या करना है आपने इसके अंदर, कॉन्जुगेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है आपके पास, इफ x माइनस आयोटा y इंटू 3 प्लस 5 आयोटा इज कॉन्जुगेट ऑफ -6 माइनस 24 आयोटा। क्या है आपके पास, इफ दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ -6 माइनस 24 आयोटा। जो ये नंबर है -6 माइनस 24 आयोटा का क्या है आपके पास, ये कॉन्जुगेट है। तो आपने क्या करना है, x और y की वैल्यू आपने निकालनी है। तो काफी आसान और काफी सिंपल क्वेश्चन है। ये चीज किसके इक्वल दे दी, इसके कॉन्जुगेट के इक्वल। तो बस इसको सिंप्लीफाई करो, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी यूज करो और सिंप्लीफिकेशन यूज करो। ब्रैकेट सॉल्व करोगे, प्रोडक्ट कर दो x किसके साथ, 3x प्लस 5x आयोटा माइनस 3y आयोटा और माइनस 5y आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, माइनस माइनस प्लस। जब इसका कॉन्जुगेट लोगे, कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, आयोटा का साइन चेंज करना है, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज कर दो, -6 प्लस 24 आयोटा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो, रियल पार्ट अलग करो और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दो। आप दोनों में से आयोटा कॉमन ले लो, क्या बचेगा 5x माइनस 3y। अब देखो आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो रियल पार्ट रियल के इक्वल मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। तो दोनों को कंपेयर करो। इसका रियल पार्ट है आपके पास 3x प्लस 5y, इसके इक्वल मिलेगा ये रियल पार्ट के इक्वल। और जो इमेजिनरी पार्ट है यानी कि 5x माइनस 3y, ये किसके इक्वल मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। तो अब दो इक्वेशन को सोल्व करना है। वैसे तो ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सोल्व करने के 10वीं क्लास में 3 मेथड बढ़े थे, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। y का कोफिशिएंट कितना है 5, यहाँ पे -3, इसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन को, 9x प्लस 15y माइनस 18, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 25x माइनस 15y और 5 से मल्टीप्लाई करो 120, सिंप्लीफाई करो, दोनों को ऐड करो, कैंसल, कितना बचेगा 34x। ये सिंप्लीफिकेशन है बिल्कुल आसान। ये कितना बचेगा 102, x की वैल्यू देखो 102 को 34 से डिवाइड कर दियो तो कितना आ जाएगा आपके पास 3। x की वैल्यू कितनी मिलेगी 3, x की वैल्यू 3, चाहे तो यहाँ यूज करो चाहे तो यहाँ यूज कर लो, आपको मिल जाएगी y की वैल्यू, यहाँ पे यूज कर लो। x की वैल्यू 3 यूज करोगे 9 प्लस 5y इक्वल टू -6, तो 5y की वैल्यू आ गई -15 और y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -3। तो आपने x और y की वैल्यू ही निकालनी थी। कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है। बस आपके पास ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये लाइन कैसे लिखोगे, थ्योरेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है आपने। दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 माइनस 24 आएगा। तो कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन है मैथमेटिक्स के अंदर, आप क्या करोगे, सारी इंफॉर्मेशन को इक्वेशंस में कन्वर्ट करो और उसको सॉल्व कर दो। बस यही काम करना है अपने मैथ के अंदर, काफी सिंपल है चीजें। उसके बाद एक और, जैसे हमने आपको बताया था, एक है आपके पास कॉन्जुगेट और एक है आपके पास मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन। और देखो आप एक, अभी आपने कॉन्जुगेट से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया है, अभी आप मॉडुलस से रिलेटेड एक क्वेश्चन करोगे। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई भी, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो किसके इक्वल दे रखे आपको z, 1 प्लस आयोटा
बाय 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा। आपने क्या करना है, इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए मॉडुलस का, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले जब भी किसी नंबर का आपने मॉडुलस फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस नंबर को पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है डिनोमिनेटर से आयोटा गायब करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, पहले आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम ले लो, कितना आ गया 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, a प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, डिनोमिनेटर में a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 से 1 कैंसल, आयोटा से आयोटा कैंसल, आयोटा स्क्वायर से आयोटा स्क्वायर कैंसल, माइनस माइनस प्लस, कितना बच गया 4 आयोटा और नीचे आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2। तो ये आ गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल आ गया 2 आयोटा। अब इसका मॉडुलस फाइंड आउट करोगे तो 2 आयोटा, इसका रियल पार्ट क्या है, इसका 0, इमेजिनरी पार्ट कितना है इसमें 2। रियल पार्ट का मतलब है बिना आयोटा वाली टर्म का कोफिशिएंट और इमेजिनरी पार्ट का मतलब है आयोटा का कोफिशिएंट। तो अब इसका मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस कैसे निकालोगे, रियल पार्ट यानी कि जो बिना आयोटा वाली टर्म उसका स्क्वायर, बिना आयोटा वाली टर्म 0 है और आयोटा वाली टर्म क्या है 2, तो कितना आ जाएगा, इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा आपके पास 2। तो इस तरीके से आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस आप इजीली निकाल सकते हो। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, मॉडुलस निकालने से पहले नंबर को किसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, यानी कि डिनोमिनेटर से आयोटा गायब करना है सिंप्लीफिकेशन के साथ, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पास एक और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, जिसके अंदर आपने नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन करनी है। आपको क्या चीज गिवन है, x प्लस आयोटा वाई क्यूब, किसके इक्वल गिवन है, u प्लस आयोटा v के इक्वल, और आपने ये चीज प्रूव करनी है u बाई एक्स प्लस v बाई वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपने सिंप्लीफाई करना है, काफी आसान क्वेश्चन है। जो डाटा गिवन है इसको यूज करो, यहां से इसको लेफ्ट और राइट को इंटरचेंज कर लो, u प्लस आयोटा v इसके इक्वल गिवन है x प्लस आयोटा वाई क्यूब, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, a प्लस बी क्यूब, फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो फॉर्मूला यूज करो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी क्यूब का लोअर क्लासेस का फॉर्मूला है। अब आयोटा की पावर को सिंप्लीफाई कर लो, x क्यूब, आयोटा क्यूब किसके इक्वल है माइनस आयोटा वाई क्यूब, ये कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस 3x वाई स्क्वायर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, आयोटा वाली टर्म अलग, बिना आयोटा वाली टर्म अलग, x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, दोनों में से आयोटा कॉमन ले लो, कितना बच गया आपके पास माइनस के वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, ये किसके इक्वल है u प्लस आयोटा v। अब आपके पास अगेन दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। यहां से देखो u की वैल्यू किसके इक्वल आ गई x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, और v की वैल्यू किसके इक्वल आ गई माइनस के वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। लेकिन आपने प्रूव क्या करना है, u बाई एक्स, इस इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो, u बाई एक्स कितना बच गया x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, v बाई वाई इसको किससे डिवाइड कर दोगे y से, माइनस के वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। अब इन दोनों को क्या करना है आपने ऐड कर दो, क्या मिलेगा u बाई एक्स प्लस v बाई वाई, लेफ्ट पार्ट में लेफ्ट पार्ट ऐड हो जा, राइट में राइट, x स्क्वायर और 3x स्क्वायर कितना आ गया 4x स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, माइनस के 4y स्क्वायर, 4 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही आपने प्रूव करना था। तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, नॉर्मल फॉर्मूले हैं आपके पास, ठीक है। उसके बाद एक और काफी अच्छा क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, लास्ट क्वेश्चन है जो हाफ ईयरली के लिए आप डिस्कस करांगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसके अंदर क्या करना है आपने, आपको गिवन है एक एक्सप्रेशन 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा रेज टू दी पावर m, 1 के इक्वल है, तो m की लीस्ट वैल्यू निकालो, m की वो छोटी से छोटी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू जिससे ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाइड है वो निकालनी है। तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करो तो डिनोमिनेटर से आयोटा आपने क्या करना है, गायब करना है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई कैसे करोगे, आयोटा कैसे गायब करोगे आप, रैशनलाइजेशन के साथ। तो इसको सिंप्लीफाई करो, रैशनलाइज कर लो इसको, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, रैशनलाइज कराएंगे डिनोमिनेटर का, ये प्रोसेस आपने पढ़ रखी है।
ऊपर बन गया 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और सारे की पावर कितनी आपके पास m। अब इसको सिंप्लीफाई करो, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 कैंसल, ऊपर बच गया 2 आयोटा और नीचे क्या बच गया आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2। तो काफी आसान क्वेश्चन है, आयोटा की पावर m 1 के इक्वल है। अब अगर आप ध्यान से देखो, जैसे हमने जब लेक्चर स्टार्ट किया था तभी बोला था आयोटा की पावर 4 1 के इक्वल, आयोटा की पावर 8 भी 1 के इक्वल, आयोटा की पावर 12 4 के मल्टीपल पे आयोटा की वैल्यू में क्या मिलेगी आपको 1। लेकिन आपसे पूछा गया लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, तो छोटी से छोटी वैल्यू क्या है जिसको आयोटा की पावर को 1 बनाएगी, वो है आपके पास 4। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ m ये किसके इक्वल आओगे आपके पास 4 के इक्वल। सबसे छोटी वैल्यू किसके इक्वल है आपके पास 4 के इक्वल। तो ये आपके पास 5 क्वेश्चन है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है आपके पास। उसके बाद एक क्वेश्चन है आपके पास बिल्कुल आसान सा लीनियर इनइक्वेशन से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपने इनइक्वेशन को सोल्व करना है। काफी आसान सा चैप्टर है ये। जब भी आप लीनियर इक्वेशन को सोल्व करो, बस आपने सिर्फ 2 ही चीजों का ध्यान रखना है, बाकी सारी कैलकुलेशन आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखी है। तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजों का आप ध्यान रखियो, बाकी जो रूल हैं बिल्कुल सेम, जैसे इक्वेशन के रूल हैं वैसे ही रूल्स आपको मिलेंगे। तो जैसे आपने क्या करना है, x की वैल्यूज निकालनी है, ये आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है, x की वैल्यू आपने निकालनी है। तो कैसे निकालोगे आप x की वैल्यू, आप क्या करोगे, सिर्फ 2 केसेस में आपकी जो इक्वेशन है उसका साइन चेंज होगा। ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा 2 केसेस में। कब, एक तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तब आपकी इक्वेशन का साइन हो जाएगा चेंज। दूसरा, जब आप रेसिप्रोक कर लोगे तब चेंज होगा। बाकी जो रूल आपके इक्वेशन के थे बिल्कुल सेम रूल आपके क्या है इक्वेशन के हैं। तो अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने का एक तरीका तो ये है, एलसीएम लेकर इसको सिंप्लीफाई कर लो। दूसरा, आप एक काम करो, डिनोमिनेटर कितना है 5 4 3, 5 4 3, इनका आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा 60। हर एक टर्म को 60 से मल्टीप्लाई कर दो। कैलकुलेशन है, किसी भी तरीके से कर सकते हो, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 60। सभी को 60 से आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 22x माइनस 1। इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास, सभी को 60 से मल्टीप्लाई करोगे 15 इंटू 3x माइनस 2, 12 इंटू 2 माइनस x, ये बन गया आपके पास। बस अब इसको यहां से सिंप्लीफाई करो, कितना आ जाएगा 40x माइनस 20, 45x माइनस 30, माइनस 24 प्लस 12x। x वाली टर्म सारी एक साइड कर लो तो देखो कितना मिलेगा आपको, ये आ गया आपके पास 57। इसको राइट में ले जियो, ये लेफ्ट में उठा लो, कितना बच गया आपके पास 10 34। देखो कितना, यही मिलेगा आपको 34 माइनस 10 24, 34 मिल गया आपको। ये देखो कितना बच गया आपके पास, जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे 17x मिल जाएगा आपको। कैलकुलेशन आप चेक कर लो, x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे आप 17 से डिवाइड कर दो। 17 से डिवाइड करोगे, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन और इक्वल टू 2। ये है आपका सिंप्लीफिकेशन। बस सिर्फ नेगेटिव नंबर का ध्यान रखना, जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो इन इक्वेशन का साइन चेंज होगा, अदरवाइज बिल्कुल सेम रखने हैं। ऐसे आप सॉल्यूशन लिख सकते हो। अगर आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है सॉल्यूशन को, तब भी इजीली कर सकते हो। x की वैल्यू क्या है 2 से या तो लेस है या इसके इक्वल है, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है बिल्कुल आसान, 0 1 2 -1 -2। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है 2 2 के ऊपर एक सर्कल बना दो। अगर यहाँ पे इक्वलिटी है तब तो डार्क सर्कल बनाना है, और अगर इक्वलिटी नहीं है तो होलो सर्कल। अब x की वैल्यू क्या है 2 से लेस वैल्यू कहां पे मिलेंगे आपको लेफ्ट में, और ग्रेटर वैल्यू कहां पे मिलेंगे आपको राइट में। तो लेस वैल्यू आपको मिलेंगी लेफ्ट में, तो लेफ्ट में ऐसे इसको डार्क कर दो। तो ये आपने क्या कर दिया, सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। ये भी आंसर ठीक है, कई बार वो नंबर लाइन के बारे में भी जिक्र कर ले, तो आपने सॉल्यूशन को क्या करना है नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। आपके पास काफी आसान क्वेश्चन है। उसके बाद लीनियर इनइक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन काफी आसान है। क्या है आपके पास, IQ का फॉर्मूला आपको गिवन है। IQ किसके इक्वल है, मेंटल एज बाय क्रोनिकल एज इनटू 100। यह IQ का फॉर्मूला गिवन है।
मेंटल एज और क्रोनिकल एज का मतलब आपको पता होना चाहिए। क्रोनिकल एज का मतलब जो आपकी एक्चुअल में एज है, यानी कि 12 साल या 14 साल जो भी है आपकी एज। मेंटल एज का मतलब है आपका मानसिक विकास किस एज तक का है, यानी कि आप किस लेवल के क्वेश्चंस आप सोल्व कर रहे हो, उसको मेंटल एज निकालने के आपके पास आसपास तो अपने जो लैब है वो चंडीगढ़ के अंदर है। अगर किसी बच्चे को टेस्ट करवाना है तो वहां से आप जाकर ना टेस्ट करवा सकते हो आपकी मेंटल एज कितनी है। तो मेंटल एज वहां से निकलवा लो। क्रोनिकल एज का आपको पता है, फॉर्मूले में यूज करो तो आपको अपना आईक्यू के बारे में पता लग जाएगा। जो इन जनरल जो नॉर्मल लोग हैं उनका जो आईक्यू है वो 90 से 110 के बीच में ही मिलेगा। अगर आपका आईक्यू 110 से ज्यादा है मतलब आप ब्रिलियंट हो, और 90 से कम है तो मतलब आपको थोड़ी सी समस्या है, मन बुद्धि या जो भी आप अपने आप को समझो वो समझ सकते हो। अगर 90 से कम है तो हाँ, 90 और 110 के बीच में नॉर्मल है वो। तो ये फॉर्मूला है, इसका यूज करके आपने मेंटल एज और क्रोनिकल एज का यूज करके ना आईक्यू आप निकाल सको। अब आपको क्वेश्चन में क्या है, क्रोनिकल एज आपको दे रखी है 12, आईक्यू की रेंज आपको दे रखी है, आईक्यू की रेंज कितनी है आपके पास 82, आईक्यू की एज है आपके पास 80 to 140। तो आपने मेंटल एज की रेंज निकालनी है कि मेंटल एज बताओ किस रेंज में है। तो क्या करोगे, बस फॉर्मूला यूज करो, काफी सिंपल है। मेंटल एज क्रोनिकल एज इंटू 100। एक काम करो, मेंटल एज निकालना है, सबसे पहले 100 से डिवाइड कर दो सभी को। इससे डिवाइड करोगे 100 से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। क्रोनिकल एज कितनी है 12, 100 से डिवाइड कर दिया। अब मेंटल एज निकालने हैं, 12 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, सभी को 12 से क्या करोगे मल्टीप्लाई। जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना बच जाएगा आपके पास 4/5 इंटू 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे 7/5 इंटू, तो ये आ जाएगी आपके पास मेंटल एज 48/5 से 84/5, ये आ जाएगी आपके पास मेंटल एज। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, काफी आसान है, कैलकुलेशंस नॉर्मल कैलकुलेशन है लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है आपके पास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आपके पास। इसके अंदर आप क्या करोगे, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के लिए आपके पास फैक्टोरियल आपने पढ़ा है, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेकर एन तक के नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। तो क्या करना है, आपने x की वैल्यू निकालनी है। देखो वैसे तो चाहो तो आप इसको डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन डायरेक्टली सोल्व करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी आपको। आप क्या करांगे, आप यूज करांगे शिफ्टिंग द फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को क्या करना है आपने शिफ्ट, किसी भी नंबर के ऊपर फैक्टोरियल है आप उसको शिफ्ट कर सकते हो छोटे नंबर के ऊपर। जैसे यहाँ पर आपके पास n फैक्टोरियल है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। n फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट, यानी कि n, n-1, n-2 अप टू 3 to 1, ये है फैक्टोरियल की डेफिनेशन। लेकिन अगर आप इस n को छोड़ दो, ये क्या हो गया 1 से लेकर n-1 तक के नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट, यानी कि n फैक्टोरियल में n इंटू n-1 फैक्टोरियल। जो पहले n के ऊपर फैक्टोरियल था आपने उसको शिफ्ट कर दिया किसके ऊपर, n-1 के ऊपर। इसी तरीके से छोटे छोटे नंबर के ऊपर आप फैक्टोरियल को रिड्यूस कर सकते हो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप पहली 2 टर्म अगर आप छोड़ दोगे, फर्स्ट 2 अगर आप टर्म छोड़ोगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे। तो फैक्टोरियल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये शिफ्टिंग द फैक्टोरियल। छोटे नंबर के ऊपर कैसे शिफ्ट करोगे, तो बस वो प्रॉपर्टी यूज करो। ये सबसे छोटा है, कुछ भी नहीं करना इसके साथ। अच्छा 7 है, 7 से किसके ऊपर शिफ्ट करोगे 6 फैक्टोरियल के ऊपर। 8 है, 8 से किसके ऊपर शिफ्ट करोगे, जिसके ऊपर भी शिफ्ट करना है, नहीं 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप जाना है आपने। 8 से 6 पे शिफ्ट करना है, 8 इंटू 7 इंटू 6। अब हर एक के डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल है, हर एक टर्म को 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो। रूल पढ़ रखे हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन को डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सभी को 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे, क्या बच जाएगा आपके पास, ये बच गया। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो काफी आसान क्वेश्चन है। जब इसको कैलकुलेशन करोगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 64। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करनी है फैक्टोरियल की। डायरेक्ट भी कर सको, लेकिन कैलकुलेशन क्या मिलेगी आपको, उससे ज्यादा मिलेगी। उसके बाद फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है एनसीआर। फॉर्मूला किसके इक्वल है, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू
n माइनस r फैक्टोरियल। यह है कॉम्बिनेशन का आपके पास फॉर्मूला। इसकी भी एक प्रॉपर्टी है कि इफ NCA अगर NCB के बराबर है, दो कॉम्बिनेशन अगर बराबर हैं, तो NCA अगर NCB के बराबर है देन तो n की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। किसके इक्वल मिलेगी? n की वैल्यू आपको a प्लस b के इक्वल। तो इसके ऊपर भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया, काफी आसान सा क्वेश्चन है। जैसे चलो देख लो, यहीं पे देख लो, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्या है? आपको इफ NC8 इज इक्वल टू NC2, ये तो गिवन है, तो आपने फाइंड आउट क्या करना है? टू फाइंड NC2 निकालना है। दोनों इक्वल है तो NC2 निकालो। तो सबसे पहले आपको n का पता होना चाहिए। देखो NC8 किसके बराबर है? NC2। NCA अगर NCB के बराबर है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8 प्लस 2 यानी कि 10। मिल गया n की वैल्यू। बस उसके बाद NC2 यानी कि 10C2 निकालना है। कितना आ जाएगा आपके पास? फॉर्मूला यूज कर लियो, आप सिंप्लीफाई कर लियो। काफी आसान क्वेश्चन है, बस प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिर्फ इतना भी पूछ ले कि अगर NC8 और NC2 बराबर है तो n की वैल्यू बताओ। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 10। तो ये था आपके पास कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक आसान सा क्वेश्चन। उसके बाद एक और उससे थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन, और जिसके अंदर अगेन आप शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करोगे, वो देखो आप। क्वेश्चन ये भी आसान है। क्या करना है? आपने n की वैल्यू निकालनी है और आपको क्या दिया है? 2NC3, इसका रेशो किसके साथ? NC3। ये किसके इक्वल है आपके पास? 11:1। तो n की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? कॉम्बिनेशन सोल्व कर दो। तो इस पे फॉर्मूला यूज करो। क्या आ जाएगा? 2n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। रेशो का मतलब डिवाइड में n फैक्टोरियल बाय n 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11:1। 4 नंबर सक्सेसिव डिवीजन में है, तो जब मल्टीप्लीकेशन में जाओगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हो जाएंगे आपके पास इंटरचेंज। तो देखो क्या मिलेगा आपको? ये ऊपर 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल, इसके इक्वल आ गया 11:1। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब शिफ्ट करोगे फैक्टोरियल को, ऊपर है 2n के ऊपर फैक्टोरियल, यहाँ पे 2n माइनस 3 के ऊपर, तो इसको शिफ्ट करोगे 2n, फिर एक घटा दो 2n माइनस 1, फिर एक घटा दो 2n माइनस 2, फिर 2n माइनस 3 के ऊपर शिफ्ट करोगे, और नीचे क्या है? 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। अभी तक इसको सिंप्लीफाई किया है, यहाँ पे आओ इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, नीचे n फैक्टोरियल को शिफ्ट करोगे n माइनस 3 के ऊपर, क्या जगह n माइनस 1, n माइनस 2 और n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब ये वैल्यू किसके इक्वल है? 11:1 के इक्वल है ये वैल्यू। तो अब 2n माइनस फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसल, n माइनस 3 से n माइनस 3, क्या क्रम बच गई ऊपर? 2n माइनस 1 और यहां से 2 कॉमन ले लियो n माइनस 1, नीचे क्या है? n माइनस 1 n माइनस 2, किसके इक्वल है ये? 11:1। अब n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल, n माइनस 1 से n माइनस 1, जो बच गया उसको सिंप्लीफाई कर लो। 2 और 2 4, कितना आ जाएगा? 8n माइनस 4, n माइनस डिवाइड में, राइट में जाकर जगह मल्टीप्लीकेशन में 11n माइनस 22। n वाली टर्म एक साइड कर लियो, इसको राइट में ले जाओ, इसको लेफ्ट में ले आओ, कितना बच गया? 18, इसको राइट में ले जाओगे 3n, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 6। सिंप्लीफिकेशन है। ऐसे आपने एक तो ये फॉर्मूला यूज करना है, दूसरा शिफ्ट करना है आपने फैक्टोरियल को, बड़े नंबर से छोटे के ऊपर आप इजीली शिफ्ट कर सकते हो। कर दोगे शिफ्ट। उसके बाद देखो पास 9 तो बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं। 9 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं। आपने क्या करना है? एक कमेटी बनानी है जिसके अंदर कितने मेंबर है? टोटल 7। लेकिन फर्स्ट पार्ट में कंडीशन क्या है? फर्स्ट पार्ट में कंडीशन है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, 3 लड़कियां लेनी है आपने। जहां पे भी सिलेक्शन का काम आऊगा तो आपने कॉम्बिनेशन यूज करना है। तो आपके पास 9 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं, आपने 7 की एक कमेटी बनानी है जिसमें से लड़कियां क्या होनी चाहिए? एग्जैक्टली 3। तो क्या करोगे? आपने फाइंड आउट करनी है किसकी? 3 गर्ल्स। तो नंबर ऑफ वेज
4 3 गर्ल्स। भाई 3 लड़कियां होनी चाहिए, टोटल लड़कियां कितने, 4, 4 में से 3 तो लड़कियां सिलेक्ट करोगे, ठीक है। कमेटी में कितने मेंबर चाहिए, 7, तो लड़के कितने लेने पड़ेंगे आपने, 4। क्या करोगे, 9 में से 4 लड़के आपने सिलेक्ट करने हैं। फॉर्मूला है आपके पास, एनसीआर का फॉर्मूला यूज करो, कॉम्बिनेशन को सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। सिंपल कैलकुलेशन आपने करनी है, कर दोगे। उसके बाद ये तो बिल्कुल आसान पार्ट था। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है एटलीस्ट 3 गर्ल्स, ये इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब है कम से कम 3 लड़कियां। तो जब भी एटलीस्ट का क्वेश्चन है मतलब 3 लड़कियां भी हो सकते हैं, 2 लड़कियां भी हो, 4 लड़कियां भी हो सकते हैं, ठीक है नहीं। एटलीस्ट, 2 वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट और एटमोस्ट, दोनों वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है आपके पास। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, और एटमोस्ट का मतलब है आपके पास ज्यादा से ज्यादा। ये है एटलीस्ट और एटमोस्ट के मतलब आपके पास। तो सेकंड पार्ट में क्या है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, नंबर ऑफ वेज ऑफ एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3। अब कम से कम 3 का मतलब है 3 लड़कियां भी ले इसको, तो या तो 3 लड़कियां लोगे, 3 तो लड़कियां ले लो। तो अगर लड़कियां 3 ले रहे हो, लड़के कितने लेने पड़ेंगे आपने, 4। एक तो तरीका ये है, लेकिन आप 3 से ज्यादा भी तो ले इसको, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 3 होने चाहिए, 4 लड़कियां भी ले इसको। अगर आपने 4 में से 4 लड़कियां उठा ली तो कमेटी में 7 मेंबर चाहिए, लड़के कितने लेने पड़ेंगे आपको, 3। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये पता होना चाहिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन में और प्रोबेबिलिटी में कब तो आप प्लस साइन यूज करोगे, कब आप माइनस साइन यूज करोगे, कब तो आप प्लस साइन यूज करोगे, कब आप प्रोडक्ट का साइन यूज करोगे। तो हमेशा ध्यान रखियो, बिल्कुल सिंपल रूल है, जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक तो प्रोडक्ट साइन यूज करोगे, जैसे ही काम कंप्लीट हो गया तो आप क्या करोगे, एडिशन साइन यूज करोगे। बिल्कुल सिंपल रूल है। जैसे यहां पे प्रोडक्ट आऊगा, यहां पे प्लस आऊगा। आपने क्या किया, पहले 3 तो लड़कियां सिलेक्ट की, लेकिन अभी तक आपका काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि कमेटी में कितने मेंबर चाहिए आपने, 7, 3 ही आए हैं अब तक, तो काम पूरा नहीं होया, प्रोडक्ट यूज करोगे। 4 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, काम पूरा हो गया, बन गई 7 की कमेटी। जैसे ही काम पूरा हो गया, साइन क्या यूज करोगे, प्लस। फिर 4 लड़कियां ले ली, अभी भी काम पूरा नहीं होया, 3 लड़के लेने पड़ेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन आपने खोजना है, कैलकुलेशन आपको ट्राई करोगे, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। उसके बाद नेक्स्ट एक और है, नंबर ऑफ वेज एटमोस्ट 3 गर्ल्स, ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां, उसका ज्यादा से ज्यादा का मतलब है या तो 3 लड़कियां लोगे, या 2, या 1 भी लड़की नहीं है तो या तो 3 लड़कियां सिलेक्ट करोगे। 3 लड़कियां हैं तो लड़के कितने लेने पड़ेंगे, 4। एक तो ये तरीका है, काम कंप्लीट हो गया, प्लस साइन। उसके बाद एटमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 3, या तो 3 यूज करोगे या फिर 2 यूज कर लो। लड़कियां 2 हैं तो लड़के कितने आएंगे आपके पास, 5, ठीक है। ये 2 लड़कियां सिलेक्ट कर ली, 1 भी लड़की ले इसको आप, अगेन यहाँ पे प्लस साइन, 1 लड़की है तो लड़के कितने आएंगे आपके पास, 6। या फिर 1 भी लड़की ना ले, 7 के साथ क्या करने पड़ेंगे आपने, लड़की लेने पड़ेंगे। तो ये 4 तरीका का काम है उसका, या तो 3 लड़कियां ले लो, या 2, या 1, या 0। तो इसमें प्रोडक्ट प्लस का ध्यान रखना है, कहां प्रोडक्ट यूज करोगे, कहां प्लस यूज करोगे। तो जब तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि 7 की कमेटी नहीं बना, तब तक तो प्रोडक्ट। जैसे ही काम कंप्लीट हो गया, एडिशन, प्रोडक्ट एडिशन। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। कॉम्बिनेशन सोल्व करने के फॉर्मूले हैं आपके पास, उनको आपने यूज करना है, ठीक है। आपके पास एक तो क्वेश्चन है, आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है। क्या है आपके पास, एक पैरेललोग्राम गिवन है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, 10th क्लास में पढ़ा था आपने ऐसा क्वेश्चन। एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, और उस पैरेललोग्राम के 3 आपको वर्टेक्स गिवन है, 3 -1 2 1 2 -4 -1 1 और 2, और लास्ट है आपके पास 4th आपने वर्टेक्स फाइंड आउट करनी है, XYZ। ये है क्वेश्चन, एक पैरेललोग्राम की 3 वर्टेक्स देख के 4th आपने निकालनी है। तो काफी आसानी के साथ आप 4th वर्टेक्स को निकाल सकते हो। 10वीं क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। कैसे निकालोगे, आपको ये पता है
कि जो पैरेललोग्राम है उसके जो डायगोनल है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो सिंपल लिखोगे सिंस डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो जो O है वो AC का भी मिड पॉइंट है और जो O है वो BD का भी क्या मिलेगा आपको, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके ना O के कोऑर्डिनेट निकालोगे फ्रॉम AC का यूज करोगे O के कोऑर्डिनेट्स ऑफ O के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे अगर आप AC का यूज कर रहे हो। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करो +3 - 1/2 -1 + 1/2 और 2 + 2/2। तो कितना मिल गए 1 0 2। ये आगे O के कोऑर्डिनेट, इसका यूज किया है आपने AC का। सिमिलरली फ्रॉम BD का यूज करो कोऑर्डिनेट ऑफ O। BD का यूज करोगे तो मिड पॉइंट फॉर्मूला x + 1/2 y + 2/2 और z - 4/2। ये भी O के कोऑर्डिनेट, ये भी O के कोऑर्डिनेट, सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट किसी भी मेथड से निकालो हमेशा क्या मिलेंगे आपको, इक्वल। तो दोनों क्या मिलेंगे एक दूसरे को, इक्वल। तो यहां से देखो x y z की वैल्यू आप निकालोगे, यहां से ये आ जाएंगे आपके पास x y z की वैल्यू। 2 दूसरी साइड जाएगा मल्टीप्लाई कर जाएगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू आ गई आपके पास -2 और z की वैल्यू आ गई आपके पास 8। तो ऐसे आपने एक बिल्कुल सिंपल सा पैरेललोग्राम का रिजल्ट यूज कर लिया कि जो डायगोनल है एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट, और इजीली आपने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। उसके बाद जो इंट्रोडक्शन टू 3D है उसका एक और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो देखिए आप क्या है आपके पास क्वेश्चन। आपको एक ट्राइएंगल गिवन है, ट्राइएंगल आपको कोई गिवन है ABC, उसका सेंट्रोइड आपको दे दिया, इसका सेंट्रोइड क्या है, ओरिजिन, और साथ में आपको वर्टेक्स दे दी। A के कोऑर्डिनेट क्या है 2A 2 6, B के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास -4 3B -4 3B और -10। C के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 8 14 और 2C। ABC के कोऑर्डिनेट दे दिए, साथ में आपको सेंट्रोइड दे दिया। तो आपने ABC स्मॉल ABC की वैल्यू निकालनी है। सेंट्रोइड इसने कितना दे दिया, सेंट्रोइड इसने दे रखा है ओरिजिन यानी कि 0 0 0। सेंट्रोइड का मतलब क्या है, सेंट्रोइड का मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, यानी कि वो पॉइंट जिसपे तीनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उसको क्या बोलोगे आप, सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड इसने दे दिया ओरिजिन, आप भी निकाल इसको सेंट्रोइड। अगर आपको वर्टेक्स दे रखे हैं, सेंट्रोइड निकालना है तो बिल्कुल आसान फॉर्मूला है, क्या करोगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करो, 3 से डिवाइड कर दो, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3 z1 + z2 + z3/3। ऐसे आप सेंट्रोइड निकाल लोगे। तो अब आप खुद निकालो सेंट्रोइड। सेंट्रोइड आप कोऑर्डिनेट का यूज करके निकालो, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3 z1 + z2 + z3/3। ये आपने निकाल दिया सेंट्रोइड, ये इसने दे रखे हैं सेंट्रोइड, दोनों क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल। तो यहां से 2A + 4/3 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। तो सिंप्लीफाई करोगे A की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। ऐसे ही 3B + 16/3 ये भी 0 के इक्वल, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी -16/3। ऐसे ही 2C -4/3 = 0, तो C की वैल्यू कितनी आ गई 2। ABC की वैल्यू ही आपने निकालनी है। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है आपके पास इंट्रोडक्शन टू 3D के, ठीक है। तो ये था आपके पास इंट्रोडक्शन टू 3D चैप्टर। तो इस तरीके से हमने मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं हाफ ईयरली एग्जाम के लिए कवर कर दिए। सिर्फ एक चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपने खुद ट्राई करने हैं। तब तक आप हाफ ईयरली एग्जाम की अच्छी प्रकार से तैयारी करो, रिलैक्स होकर आपने एग्जाम अटेम्प्ट करना है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।